आज हमारे चैनल पे प्रेडिक्शन हुई है। मेरा ज्योतिष ऐसा नहीं है कि जो लिखा है वही होगा, जो लिखा है वो तो है ही। अब मैं चाहूंगा तो मैं दोबारा लिख लूंगा। मेरा ज्योतिष वो है, हर आदमी अपना भाग्य खुद लिख सकता है। कोई साइंटिफिक एविडेंस है, साइंटिफिक प्रूफ है कि एस्ट्रोलॉजी सच में सही प्रेडिक्शन करती है या फिर हम सिर्फ माइथोलॉजी के बेसिस पे पढ़ते आ रहे हैं? एक कोई आदमी आता था, बार बार इरिटेटिंग सवाल करता था, मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ, ज्योतिष है तो सिद्ध करो। अब मैंने बता दिया उसको, तो लिटरली फेंट हो गया वो। लाल किताब वो क्या चीज है? तो सपोज अनटाइमली डेथ हो गई, अगले जन्म में जब जन्म, तो उसकी कुंडली से पता चल सकता है कि इसकी अनटाइमली डेथ हुई थी? पता तो उसके पिछले 4 जन्मों का, अगले 3 जन्मों का पता लगा ले। कुछ लोगों के हिसाब से तो हम द्वापर में हैं, एंड आई ऑल्सो बिलीव कि वी आर नॉट इन कलयुग। तो नेगेटिविटी की जब भी बात करते हैं ना, हमारे दिमाग में कुंडली में सिर्फ राहु आता है। ये राहु के नाम पे धंधा हो रहा है। तो ये सारे ग्रह जितना अच्छा कर सकते हैं उतना ही बुरा करने की ताकत रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि हमने राहु केतु को पकड़ दिया। राजीव गांधी की डेथ को प्रेडिक्ट किया था। द बिगेस्ट नेशनल लीडर विल बी किल्ड इन बाय टेररिस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो कोई ऐसे वॉर्स और प्रेडिक्ट हो सकते हैं? ये जो यूक्रेन और इसका युद्ध है रशिया का, ये नवंबर में इस खत्म होने की बात होगी, होगा नहीं। अप्रैल आते आते खत्म हो जाएगा या खत्म होने के कगार पर होगा। फाइनेंसेस हमारे कौन से प्लैनेट हैं जो प्रेडिक्ट करते हैं? 14 मई इस साल जुपिटर अतिचारी हो रहा है और अगले 8 साल अगर आज तक आपको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं था तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज के बाद ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो पिछले 45 साल से देश विदेश में एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। पायनियर हैं वो कंप्यूटर एस्ट्रोलॉजी के, और टीवी में भी एस्ट्रोलॉजी सर ने ही स्टार्ट करी है। आज भविष्यवाणी में हम स्वागत करते हैं डॉक्टर अजय भांबी जी का। नमस्कार सर। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका भविष्यवाणी में। थैंक यू, थैंक यू। तो सर, जैसे मैंने आपके बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं कि आपने ही टेलीविज़न में एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करी और आप ही कंप्यूटर एस्ट्रोलॉजी में भी पायनियर हैं। तो कोई साइंटिफिक एविडेंस है, साइंटिफिक प्रूफ्स है कि एस्ट्रोलॉजी सच में सही प्रेडिक्शन करती है या फिर हम सिर्फ माइथोलॉजी के बेसिस पे इस पे पढ़ते आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा सबूत तो यही हो गया कि अगर एस्ट्रोलॉजी कंप्यूटर के थ्रू हो रही है, तो अगर ये साइंस ना होती तो कंप्यूटर से तो का बेस तो साइंस है, तो इसका मतलब तो ये साइंस तो है ही। और जो एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिस है या आधार है, वो एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी को तो पूरी दुनिया मानती है। एस्ट्रोनॉमी से किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन आज से 400 साल पहले जब साइंस डेवलप भी नहीं हुई थी, तब भी हम लोग ज्योतिष कर रहे थे। तो हमारा आधार क्या था? इस देश कर रहा था, उसका आधार क्या था? उसका आधार था एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी तो हर जगह है। ग्रह नक्षत्रों का विज्ञान, सूर्य का अर्थ घूम रही है, या सारे जितने भी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं उन सब का मूवमेंट, नक्षत्रों का मूवमेंट, तो ये ज्ञान तो बहुत पहले से था। अब जब साइंस आया तो उसने गड़बड़ कर दिया। उसने एस्ट्रोनॉमी को तो विज्ञान मान लिया और एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता। एस्ट्रोनॉमी को तो बोलता है कि ठीक है, ये सूर्य को भी चल रहा है, मून भी चल रहा है, अर्थ का सैटेलाइट है, बाकी प्लैनेट चल रहे हैं, नक्षत्र भी, कॉन्स्टलेशन भी अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में आता है तो उसमें माइथोलॉजी जुड़ जाती है। तो ये बड़ा गड़बड़ है। तो मैंने तो बहुत बार देखा है कि जैसे मैंने अपनी कुंडली दिखवाई एस्ट्रोलॉजी में 10 साल पहले, उन्होंने बोला कि आपके अगला साल ऐसा जाएगा, लेकिन 6 महीने बाद उन्होंने चेंज कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा जाएगा। तो कुछ टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम तक ही मेरी प्रेडिक्शन वैलिड रहेगी? देखो, आजकल तो दुनिया बड़ी फास्ट फॉरवर्ड हो गई, लेकिन अगर हम 50 साल पहले चले जाएं तो भी ऐसे ज्योतिषी थे, वो कुंडली बनाते थे बच्चे की, बच्चा पैदा हुआ है, वो पूरे लिख देते थे। यानी उसकी शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, बीमार कब होगा, और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु कब होगी, मतलब ये पूरा। तो मतलब कहने का ये हुआ कि मतलब इस बच्चे का, जो भी बच्चा पैदा हो रहा है, उसका अंत भी है, उसका राइज भी है, उसका फॉल भी है, उसका अंत भी है। तो ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है
कि जिसमें मेथड्स हैं, सिस्टम्स हैं, अगर आप उनको ठीक से जानते हैं और ठीक से उनका प्रयोग करते हैं तो आई एम श्योर यू कैन प्रेडिक्ट सो मेनी थिंग्स। लेकिन सवाल क्या है कि एक और चीज़ है कि दुनिया आजकल बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गई। आदमी जिस युग में हम हैं 21st सेंचुरी में, तो एआई का युग है। अभी तो सोशल मीडिया तो पीछे रह गया, एआई बहुत आगे निकल गया। आने वाले वर्षों में ऐसा होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप अगले क्षण में क्या करेंगे ये आपको भी नहीं मालूम और किसी को भी नहीं मालूम। तो इसलिए बहुत दूर की ना जानकर अगर आदमी अपनी ज़िंदगी को शॉर्ट स्पैन में जाने का, जैसे माइलस्टोन नहीं होता, सही बात। तो आपको यहाँ से वहाँ तक बॉम्बे जाना है, मुंबई जाना है, तो आप सीधा मुंबई का माइलस्टोन नहीं देखते, आप आसपास का देखते हैं, 50 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर का। ऐसे जब ज्योतिष का इस्तेमाल होता है तो मैं समझता हूँ ज़्यादा सही होता है, उपयोगी होता है, उससे लाभ होता है। तो मतलब कि सपोज आज आपने मेरे को बताया कि अगले 1 साल में आपकी शादी हो जाएगी, तो ज़रूर हो जाएगी या कोई चांसेस हैं कि देखिए, अगर बताने वाला, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर बताने वाले का हिसाब ठीक है, उसकी गणना ठीक है, उसका जानकारी ठीक है, उसका एक्सपीरियंस ठीक है, उसका इंट्यूशन ठीक है, तो फिर वो जैसा बताएगा उसी दिन होगी, ना उससे आगे होगी ना पीछे होगी। तो इतना तय है, तो मामला इतना तय है, क्योंकि हम हर कोई अपनी तरह से लाइफ फिक्स कर रहे हैं। लेकिन इफ़ यू लुक बैक तो आपको मालूम पड़ेगा कि सब कुछ फिक्स ही है। हम उससे बेहतर फिक्स नहीं कर पाए थे जैसा हम सोचे। अगर आप भी सोचेंगे अपनी ज़िंदगी, हालांकि आप वेरी यंग, आप अगर अगले 20-30 साल का सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने बहुत कुछ फिक्स करने का कोशिश किया, लेकिन जो पैटर्न था वो पैटर्न बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं हुआ। दैट डज नॉट मीन कि आप काम नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक एंगल से चीज़ें फिक्स हैं, जैसे आपके माँ बाप फिक्स हो गए, भाई बहन फिक्स हो गए, और रिश्तेदार फिक्स हो गए, कंट्री फिक्स हो गई, आपने कुछ भी नहीं किया, आपके पैदा होते ही ये सब फिक्स हो गया एकदम से। और उसके बाद में आपके रिलेशनशिप कैसे चले, माँ बाप के साथ, भाई के साथ, इसके साथ, उसके साथ, ये आपने फिक्स किए, तो ये आपने चेंज किए, ये उन्होंने चेंज किए। तो यहाँ पर हमारा जो प्रेजेंट है दैट बिकम्स मोर रेलिवेंट। वरना चीज़ें बहुत तरीके से फिक्स ही चलती हैं, अगर उनको भी पीछे मुड़ के देखें तो फिक्स ही मालूम पड़ता है। हालांकि ऐसा मेरा बोलूँगा तो वो फिर कृष्ण का बोला गलत हो जाएगा, कि वो बोलते हैं कि कर्म पे आपका अधिकार है, फल पे नहीं है। तो कर्म पे अधिकार है, वही कर्म करता है चैतन्यता के साथ जो अवेयर है। अगर आप चैतन्य नहीं हैं फिर आप उसी तरह से काम कर जाते हैं। इवन साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं और जो न्यूरो साइंटिस्ट बोलते हैं कि 90% जो आपका ब्रेन है का वायरिंग है उसमें ज़्यादा हेर फेर नहीं होता। तो 10% आपके आसपास है, आपके पास है, बट क्या आप उस 10% को 90 में बदल सकते हैं? Can you make it 100? That's the point. And those who can do it, they can change it, definitely. तो एस्ट्रोलॉजी जैसे कुंडली हो गई, ये मैंने सुना है कि आपके नाम पे, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है, और 10 मिनट इधर उधर टाइम हो सकता है, तब भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्विंस पैदा हुए या ट्रिपलेट्स पैदा हुए, तो कुछ सेकंड, कुछ मिनट के गैप पे उनकी पूरी ज़िंदगी एकदम अलग चलती है, तो वो कैसे पॉसिबल है? ना, पहला आपने बोला कि अगर 10 मिनट इधर उधर हो जाए, ऐसा मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है। आपने सुना है। वो मैं बहुत पहले एक पंडित जी के पास गया, बहुत पहले मैं जाया करता था, फिर यंग था, तो कुंडली दिखा रहा हूँ, तो बोलते बेटा अगर तू 10 मिनट पहले पैदा होता तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ये कमाल हो जाता। तो मैंने बोला पंडित जी मैं एक आदमी को जानता हूँ जो 10 मिनट पहले पैदा हुआ था, उसके बाद सब कुछ है, मेरा बताओ। तो कहने का मतलब है कि 10 मिनट ऑल्सो मेक्स ए डिफरेंस। इट वाज जोक, बट यू नो जस्ट जोक्स अपार्ट, क्योंकि हर मिनट का फ़र्क है। क्योंकि जब हम एक कुंडली बनाते हैं तो हम, अगर आप ही मान लो कुंडली बनाए, तो हम उसको उसके 64 पार्ट्स में जाके देखते हैं, एक आध पार्ट में नहीं। आपका जो भी हमने समय लिया, मान लो अभी 3:20 का समय लिया फॉर एग्जांपल आफ्टरनून का, तो इस समय पर दिल्ली है मान लीजिए, तो दिल्ली का लिया, डेट ले लिया,
इसको हम जो गणना करेंगे, जो हमारे पाराशर के सूत्र हैं, औरों के भी हैं, वराहमिहिर के भी हैं, तो उससे हम गणना करेंगे तो उसको हम उसके 64 हिस्से करेंगे, तो यानी हम सेकंड में चले जाते हैं, सेकंड्स में भी सेकंड में चले जाते हैं। तो सेकंड में चले जाते हैं तो फिर वो मामला बदल जाता है। एंशियंट टाइम में क्या होता था कि वो एक सेकंड के करीब 32,000 हिस्से करते थे। 1 सेकेंड इज डिवाइडेड इनटू 30,000 टाइम्स। आज के ज़माने में इस डिजिटल एज में और कंप्यूटर एज में हम उसको मिलियंस में डिवाइड करते हैं। तो कहने को तो है कि 10 मिनट का फ़र्क है, 5 मिनट का फ़र्क है, बट वहाँ पूरा ही फ़र्क पड़ गया। तो दैट सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस आर पॉसिबल। तो उनको डिसाइफर करना मुश्किल हो गया। दूसरा आपका प्रश्न था कि अगर ट्विंस हो जाएं, ट्विंस होते हैं तो जाहिर है कि उनके माँ बाप एक हैं, माँ बाप एक हैं तो सभी कुछ एक हो गया, एनवायरनमेंट भी एक हो गया, स्पर्म भी एक हो गया, एग भी एक हो गया। हालांकि एग सेपरेट होता है, कई बार ट्विंस होता है लेकिन अलग होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ज्योतिष गहरा हो जाता है, क्योंकि हम बहुत कुछ कर्मों का लेके आते हैं। हमारे जो पास्ट बर्थ के कर्म्स हैं, जो भी हमारे कर्मास हैं, डीड्स हैं हमारी, तो वो भी दे ऑल्सो प्ले ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल। क्योंकि ऐसा हम मानते हैं कि आपकी यात्रा इस पृथ्वी पर तब तक ख़त्म नहीं होती किसी भी व्यक्ति की, जब तक कि वो अपने मोक्ष को ना पाले या अपने उद्देश्य को ना पाले। यही बौद्धिज्म बोलता है, सेल्वेशन जब तक ना हो जाए। दैट कैन बी पॉसिबल विद इन दिस बर्थ। बौद्धिज्म में तो इसी बर्थ में हो सकता है, और ना हो तो फिर आपको आना पड़ेगा। तो आई थिंक ये जो हम मानते हैं, ये बौद्ध भी मानते हैं, ये तिब्बत के लोग भी मानते हैं, तिब्बतन फिलासफी भी यही है, और ऐसे बहुत सारे रिलीजन हैं, दे बिलीव इन इट। और चूँकि हमारा पूरा फेथ जो है इसके ऊपर है, तो जब 2 बच्चे पैदा होते हैं कि घर में ट्विंस पैदा होते हैं, तो उनका यहाँ का माहौल तो कॉमन हो सकता है, लेकिन उनका जो कार्मिक प्रोसेस है दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट। तो उनकी बहुत सारी चीज़ें कॉमन होंगी, चेहरा भी मिल सकता है, थोड़ी आदतें मिल सकती हैं, लेकिन जब उनका पूरी ज़िंदगी का पैटर्न देखेंगे तो वहाँ पर उनकी दोनों की पत्नियाँ एक नहीं होगी, पत्नियाँ तो अलग अलग ही होंगी, उनके बच्चे एक नहीं होंगे, बच्चे भी अलग अलग होंगे। तो वो जो सिमिलैरिटी है वो बहुत जल्द में डिसिमिलैरिटी में बदल जाती है। एक पॉइंट तक तो सिमिलैरिटी है, दोनों का चेहरा एक है, माँ बाप एक हैं, डेट ऑफ बर्थ एक है, नाम भी आसपास हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी है वो फिर आपके भाग्य पर डिपेंड करती है। तो जैसे हमने सुना है कि कोई भी इंसान 7 जन्म लेता है, कि ये सच है या ये गलत है? 7 जन्म तो वो कहते हैं कि पति पत्नी का साथ रहता है। 7 जन्म तो उनको 7 बार आता है इस पृथ्वी पे, जब उससे पहले कि उसे मोक्ष प्राप्त हो जाए। 7 बार नहीं है, हमारे यहाँ तो 84 लाख योनियों का बात है। अच्छा, इट्स नॉट ओनली 7 जन्म की बात तो करते हैं पति पत्नी में कि 7 जन्म तक का पति पत्नी का रिश्ता रहता है, ये एक अलग बिलीफ है। लेकिन जहाँ तक योनियों की बात है, योनि मीन्स टेकिंग बर्थ एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए एनिमल, एज ए ट्री, एज ए स्मॉल इंसेक्ट, वो सारी योनि, उसको योनि बोलते हैं। तो जो डिफरेंट योनियों में आदमी पैदा होता है वो अपने कर्मों पे पैदा होता है। और वहाँ हम बोलते हैं, धर्मशास्त्र भी बोलते हैं कि जो मनुष्य की योनि है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, ये सबसे उत्तम है। क्योंकि एक कैट है या एक डॉग है, एक लायन है, उसका पास सब कुछ है, उसके पास उसका नीड बेस्ड काम है। उसको भूख लगेगी शेर को तो चल देगा, वरना अपने उसमें केव में बहुत खुश है, और वो ज़रूरत के हिसाब से काम करता है। वहाँ पर एनिमल में सेक्स, भूख, शेल्टर, दीज आर द मेन थिंग्स। लेकिन आदमी के पास में दिमाग भी है, और उसके बाद में दिमाग है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इस योनि को हम श्रेष्ठ मानते हैं। फिर यहाँ आकर अगर आदमी गड़बड़ करता है तो फिर उसका जन्म अपलिफ्टमेंट ना होकर जन्मों का, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में ना जाकर, ऐसा भी होता है। और ये मेरा बिलीफ नहीं है, ये रियलिटी है।
सपोज जैसे आपने बोला कि पहले के पंडित जी तो प्रिडिक्ट कर देते थे कि इस टाइम पे आपकी मृत्यु होने वाली है, बट बहुत बार क्या होता है, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, पहले भी उसके मृत्यु पॉसिबल है या वही लिखी होती है अगर आपका एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमारी हो गई? एक्चुअली है क्या कि बेसिकली मैंने बोला आपका मृत्यु हो जाती है, इसके फॉर्मूले भी हैं, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है, जो कि मेरे को इतने साल हो गए, तो हमारा सब्जेक्ट वेलबींग का सब्जेक्ट है। और अभी तक इतनी उम्र हो गई मेरी, मुझसे कोई पूछने नहीं आया कि ये मेरा बच्चा कब मरेगा। एक भी आदमी नहीं आया, ऐसा कोई डेयर डेविल आदमी नहीं मिला मेरे को ज़िंदगी में कि जो मेरा बच्चा पैदा हो रहा है कब मरेगा बताइए, ऐसा तो होता नहीं। इस दिशा में ज़्यादा काम नहीं हुआ। हाँ, ये तो पूछने आता है कि बच्चा बीमार है कब अच्छा हो जाएगा, ये तो पूछता है कि इसकी एजुकेशन कैसी हो जाएगी, मेडिकल में जाएगा, कंप्यूटर्स में जाएगा, पायलट बनेगा या कुछ और करेगा, तो वहाँ तक तो है। तो चूँकि जिस विषय पे काम नहीं होता, जो प्रश्न नहीं होते, वो काम भी नहीं होता, तो मृत्यु के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ हमारे यहाँ। हाँ, ये तो हुआ है कि मान लीजिए कोई किसी का ऑपरेशन होना है, तो उसमें ऑपरेशन सफल होगा नहीं होगा हम बता सकते हैं, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी ये बताया जा सकता है, इस ऑपरेशन का रिजल्ट क्या होगा ये बताया जा सकता है, तो ये सब तो बताया जा सकता है, लेकिन इस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ और जनरली कोई पूछता भी नहीं है। और हमको एक तरह से मना भी करते हैं कि उसकी नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा ना बताओ, तो कई बार क्या हो जाता है फिर उसको शॉक हो जाता है। ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, तो हमारी उम्र हो गई, कुछ पहले की बात है, 25-30 साल की बात है। एक कोई आदमी आता था बार बार और इरिटेटिंग सवाल करता था, मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ, ज्योतिष है तो सिद्ध करो। मैंने कहा ठीक है यार, चलता रहता है, मैं जानना चाहता हूँ। अब मैंने कुछ बता दिया उसको, तो लिटरली फेंट हो गया वहाँ पर, मुझे डॉक्टर बुलाना पड़ा। अच्छा, मुझे फेंट हो गया, मैं उसको बताया, उसका पूरा बचपन संभाल के उसको खोल कर रख दिया जो उसके साथ हुआ था। बोला मेरे अलावा तो कोई नहीं जानता इस दुनिया में। अच्छा, बेहोश हो गया, होश में आया तो बताया, आपने मुझे ऐसा बता दिया। उस दिन से मैंने भी कान पकड़े, बाबा नहीं कभी किसी को ऐसा ऐसा बताना। तो जानना अलग है। फिर ये हमारा सब्जेक्ट जो है ना, एम्पैथी का सब्जेक्ट भी है। इट्स नॉट ओनली सिंपैथी, आपको कंपैशनेट भी होना पड़ता है कि ये इसकी ज़िद से उस समय तो बता दिया, अब वो दोबारा आके ज़िद करेगा तो इसके बाद नहीं बताया किसी को मैंने। हाँ, वो मेरे बारे में क्या सोचे, दैट्स हिज प्रिविलेज, लेकिन मैं उसको नहीं बताऊंगा। हाँ, जो बताने योग्य नहीं है वो बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें समय बताए, नेचर बताए, वो ज़्यादा प्रिवेलेंट है, बजाय कि मैं अपना बीच में अपने आप को ज़बरदस्ती अपने को प्रूव करने के लिए करूं, मेरे को नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण ने भी जब जन्म लिया था ह्यूमन रूप में, तो राधा को वो सब कुछ पता था कि ये होने वाला है, लेकिन उन्होंने वेट किया कि आपको समय ही बताए तो ज़्यादा अच्छा है। एक्जैक्टली, क्योंकि समय बताता है ना, समय बताता है तो हील करता है। आप बताते हैं शॉक हो जाता है। इसलिए जब कुछ, जैसे आपने पूछा था, किसी की अनटाइमली डेथ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, दैट इज शॉकिंग। एक बुजुर्ग मर जाए तो शॉकिंग नहीं होता। चलता फिरता आदमी को कुछ हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, यंग आदमी को कभी हो जाता है, तो दैट इज शॉकिंग। एक जिस आदमी की उम्र जी ली, वो जा रहा है, तो फिर समझ में आता है, दुख तो तब भी होता है आदमी को, लेकिन उसकी तैयारी भी हो चुकी होती है, एक्सेप्टेंस। और जो चलता फिरता आदमी के लिए कुछ हो जाए, उसकी तैयारी नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है ना, उसको है, वो तो चला गया बेचारा, किसी को भी नहीं है, तो वहाँ शॉकिंग हो जाता है हर किसी के लिए। रूटीन में तो जान ही होता है। तो सपोज अनटाइमली डेथ हो गई, उसने अगले जन्म में जब जन्मा वो, तो उसकी कुंडली से पता चल सकता है कि इसकी अनटाइमली डेथ हुई थी? पता तो मैडम बहुत कुछ चल सकता है। पता तो उसके पिछले 4 जन्मों का, अगले 3 जन्मों का पता लगा लेते हैं। हम भी लगा लेते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हम किसका लगाते हैं? अगर मान लो कि साधु हो, कोई ज्ञानी हो, उसके साथ तो बात करने का मजा है। अगर मान लो मैं भी आपसे कुछ बोलूँ भी, तो वेदर यू बिलीव मी और डिसबिलीव मी, दोनों ऑप्शन हैं, तो वहाँ नहीं। तो अगर जो उसी बात वो जो समझता हो, उस क्षेत्र का आदमी हो, उसका अपना एक्सपीरियंस हो, तब तो बात है, ये बताया जा सकता है। और डेफिनेटली ये बताया जा सकता है कि कैसे हो सकते हैं। अभी कल परसों की बात है, हमको इतने साल हो गए, आजकल तो कुछ लोग ज्योतिष 2-3 दिन में सिखा देते हैं।
तो कैसा सिखाते होंगे, हम 45 ईयर्स में नहीं सीखे। तो किसी कुंडली देख रहा था मैं ऐसी, अभी की बात है, तो दोनों बैठे थे पति पत्नी। मैंने पहले उसकी पत्नी की देखी तो कुछ बात समझ में नहीं आई, लड़की कुंडली देखी तो मैंने बोला कि जब से तुम्हारी शादी इससे हुई है, ये लड़की तब से बीमार हो गई। बोला यस सर, ये तब से बीमार है। और वो आदमी बहुत उसकी केयर करता है, ध्यान रखता है, लेकिन वो उस दिन से बीमार है। तो ये बात मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग है। और फिर वहाँ से हमारे लिए 100, 200, 500 कुंडलियाँ खुल जाती हैं। अच्छा वो ऐसा ऐसा ऐसा। फिर सबके ऊपर आजकल तो कंप्यूटर है ना, तो आप बैठ के सब करते हैं, तो उनकी हिस्ट्री भी होती है। तो मालूम पड़ा तो बोलता है, आदमी बोलता है कि उस दिन से मैं बीमार हूँ, मेरी बीमारी शुरू हो गई। जैसे हम बोलते नहीं है, हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि शादी होती है लक्ष्मी आती है। हर लड़की को हमारे यहाँ लक्ष्मी का मानते हैं ना, हर बेटी जहाँ भी जाती है लक्ष्मी आती है। लेकिन ये तो हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है। और ऐसा होता भी है कि शादी के बाद एकदम आदमी की जीवन बदल जाता है, लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है। कभी कभी लक्ष्मी बेचारी बीमार हो जाती है जैसे इस केस में लक्ष्मी पीड़ित हो गई, कभी कभी होता है। तो आई थिंक ये भी चीज़ें पता लग जाती हैं। हालांकि ये इतने सालों में पहली बार समझ में आया कि एक आदमी कुंडली देख के दूसरा बीमार हो जाता है और शादी नहीं टूटती, वहाँ डिवोर्स नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा, ना हो रहा है ना होगा। लेकिन जब तक शादी चलेगी वो दूसरा आदमी मतलब कॉन्स्टेंटली मेडिकल शॉप पे खड़ा रहेगा या डॉक्टर के पास खड़ा रहेगा। तो ये दोनों का कनेक्शन है। तो ये डेफिनेटली ये कैसे हो गया, एक रिश्ता हुआ, तो रिश्ता तो इसलिए बनाया आदमी ने खुशी के लिए। अब खुशी नहीं रही, रिश्ता चलता रहा, तो फिर ये ड्यूटी हो गई, इंजॉयमेंट खत्म हो गया दोनों के लिए। तो ऐसा पता लग जाता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? अगर हम शादी से पहले ही कुंडलियां दिखवा रहे हैं, गुण जैसे हम बोलते हैं गुण हमारे मैच कर रहे हैं, उसके बावजूद ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो देखिए गुण मैचिंग का हमारे यहाँ मैच मेकिंग का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इसमें मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक आदमी कुंडली तय कर देती है, उसे कैसा आदमी मिलेगा। आपकी कुंडली तय कर दी, कैसा पति मिलेगा, और आपके पति की कुंडली तय कर दी, कैसी लड़की मिलेगी। तो एक कुंडली से तय हो जाता है। हाँ, फर्क कहाँ पड़ता है कि मान लीजिए एक कुंडली में गड़बड़ तो है, लेकिन वो गड़बड़ सुधर सकती है, तो इसलिए दूसरी कुंडली चाहिए। तो उससे मैच मेकिंग करें कि इसके होने से इसमें जो डेफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मैच मेकिंग था। लेकिन हर जगह मैच मेकिंग काम करे ऐसा होता नहीं। इसलिए आपने सुना होगा कि 25 गुण मिलते हैं, 27 मिलते हैं, 26 मिलते हैं, 36 मिलते हैं, फिर डिवोर्स हो जाता है। तो गुण मिलान इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ ऑफ ए लॉन्ग मैरिड लाइफ। मैनी मोर फैक्टर्स, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो हम गुण मिलाते हैं, ग्रह नहीं मिलाते, दशाएं नहीं मिलाते, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलाते। फिर वो आदमी हमारे देश में तो बहुत सारे टैबूज़ हैं। इवन जब हम फॉरेनर की कुंडली देखते हैं, when she say I love this man, I love this girl, I cannot live with this girl, तो फिर क्या करेगा आदमी? तो कुंडली बनाना तो खत्म हो गया ना। And you cannot live, then better you die with that person। ऐसे होता है। So this is how it happens। तो जैसे कुंडली तो चाहे इंडियन हो, चाहे फॉरेन में अमेरिका में कोई बैठा हो, उसकी भी बन सकती है। पर हमारे इंडिया में ज़्यादा बिलीव है कि ये कुंडली मैच मेकिंग और ये सब जो हम सब इंडिया में ही करते हैं। मैंने कभी नहीं सुना है कि अमेरिका का इंसान कुंडलियाँ बनवा रहा है और उसका मैच मेकिंग प्रोसेस चल रहा है। तो क्या डिफरेंस है उनके में और हमारे में, कि हमारे में ही ये सब कुछ है और अमेरिकन में नहीं है? देखिए ऐसा है कि इसके 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि अमेरिका कोई कल्चर नहीं है। अमेरिका सिर्फ 400 साल पुराना है। अमेरिका कोई बहुत बड़ा कल्चर नहीं है। वी ऑल मेड अबाउट अमेरिका एंड ऑल दैट। यूरोप का कल्चर तो हो सकता है, रोम का कल्चर हो सकता है, इजिप्ट का कल्चर हो सकता है, अमेरिका का कल्चर नहीं है। अमेरिका रिच कंट्री फॉर वेरियस रीजन्स। तो उसका अपना कोई कल्चर नहीं है, वो एक न्यू कल्चर है। रिच कल्चर है, तो उसका अपना अलग है। लेकिन जो कि हम घूमते रहते हैं अमेरिका वगैरह इधर उधर, तो वहाँ के लोग भी मिलाते हैं। अभी रशिया में थे, कविता भी हमारे साथ थी, तो वहाँ पर तो मैक्सिमम जो लोग थे जिनको भी शादी करना थी वो मैच मेकिंग कर रहे थे, कुंडलियाँ दिखा रहे थे।
और हम जाते रहते हैं। एक ज़माने में कम्युनिस्ट कंट्री थे, अब तो नहीं है। तो आई थिंक ये ट्रेंड है। हर आदमी एक सिक्योरिटी चाहता है। हर आदमी जैसे बिजनेस में सिक्योरिटी चाहता है, ऐसे जीवन में भी चाहता है। जब वो जीवन में सिक्योरिटी चाहता है तो चाहता है कि अगर ये मेरा एक सिस्टम है और नाउ एस्ट्रोलॉजी पावर नोन एंड एस्टेब्लिश्ड थ्रूआउट द वर्ल्ड, तो वहाँ के लोग भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबॉडी टेक्स इंटरेस्ट इनटू ऑल दिस, लेकिन एक जनरल इंटरेस्ट वहाँ भी पैदा हुआ है। तो जैसे वहाँ की अगर मैं बात करूँ, वेस्टर्न राशि और इंडियन कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट रहती है? देखिए, एक्चुअली दो सिस्टम है। एक टेक्निकली हम बोलते हैं साइन और निर्यन। साइन को बोलते हैं वेस्टर्न और निर्यन को बोलते हैं इंडियन, जिसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, वैदिक भी बोलते हैं। तो जो ज़ोडियक है वो अर्थ जो है उसकी मूवमेंट है, और उस मूवमेंट में एक तो दिन रात का मूवमेंट है, एक ईयरली मूवमेंट है, एक उसका और मूवमेंट है। तो उस दूसरे मूवमेंट में वो 960 साल में अर्थ अपने एक्सेस से आगे निकल जाती है। अच्छा। और 26,000 साल में वो उसी पॉइंट पे आ जाती है जहाँ पर है। और इस पूरे प्रोसेस में वो पूरे नक्षत्रों को, जो 27 नक्षत्रों को क्रॉस करती है। तो एक प्रोसेस है। तो वेस्टर्न सिस्टम में वो जो आगे बढ़ रहा है अर्थ का मूवमेंट, हम ज़ोडियक बोलते हैं। एक्चुअली दिखता तो आकाश घूमता हुआ है, लेकिन बेसिकली मूवमेंट अर्थ का होता है। तो अर्थ का जो मूवमेंट हो रहा है 960 ईयर्स वाला, उसमें आज की डेट में वो करीब 24 डिग्री का अंतर आ गया है। 600-700 साल, तो 200-300 साल के बाद एक अलग नक्षत्र बदल जाएगा। तो फिर हमारे नक्षत्रों की जो गणना होती है वो बदल जाएगी। तो इट विल टेक अबाउट 2 more 100 years। तो जब हम आज जैसे अभी हमारी मकर संक्रांति अभी है, क्या नाम है, 14 जनवरी को, अगर 200 साल के बाद आप देखेंगे तो ये 29 जनवरी को होगी, जनवरी को नहीं होगी। तो इस तरह घूमता है, ये सिस्टम घूमता रहता है। तो हमको तो जो दिख रहा है वही है। तो वेस्टर्न वाले उसको मानते हैं जो घूम रहा है, हम उसको मानते हैं जो स्थिर है, क्योंकि उनके पास में और कोई तरीका नहीं है। उनके पास में वो मेथड नहीं है जो पराशर ने इस्टेब्लिश किए या वराहमिहिर ने किए। ये उन लोगों के नाम ले रहा हूँ जिन लोगों ने ज्योतिष में कमाल किया, जिनके नाम पे हम आज ज्योतिष करते हैं। तो उनका जो है वो सिर्फ साइंस सिस्टम है। तो वो एंगल्स देखते हैं ग्रहों के, उनका डिग्रीज देखते हैं, फिनोमिना देखते हैं, तो उस एंगल से काफ़ी कुछ निकाल देते हैं। ऐसा अगर अभी आप इस समय सूरज का एंगल देखें या प्लैनेट्स का एंगल देखें, अर्थ का एंगल देखें, तो यू कैन नो सो मेनी थिंग्स। लेकिन वो उतना एक्यूरेट नहीं है, इतना एक्यूरेट नहीं है। हाँ, वो उसके रिजल्ट आ जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा वेस्टर्न और इंडियन, आई एम टॉकिंग सनसाइन, उसमें करीब 24 डिग्री का अंतर रहता है। तो आप जो अपना वेस्टर्न सनसाइन देखती हैं और जो आपकी कुंडली में सनसाइन है, दोनों अलग होंगे जनरली, बारिंग अगर आप उन 2-4 दिन में पैदा हुई हो। हाँ जी, ये है, दिस इज द डिफरेंस। और ऐसे ही जैसे आपने नाम लिया, वैसे ही किसी ने बनाया लाल किताब, वो क्या चीज़ है? लाल किताब बनाई तो नहीं है, बनाई तो पहले की है। एक्चुअली ज्योतिष में मेरा काफ़ी कई नई चीज़ों को करने का हो रहा है। लाल किताब तो एक रूपचंद शास्त्री थे, उन्होंने लिखी थी लास्ट सेंचुरी में, करीब 41-42 के आसपास। उर्दू में थी ये किताब। और ये रूपचंद जी जो थे, पंडित रूपचंद, ये मिलिट्री में, ब्रिटिश राज में, क्या नाम है, पंडित थे। तो वहाँ एक उनका कर्नल था, उनका कोई बेटा बीमार हो गया, उसका ठीक इलाज नहीं हो पा रहा था। तो पंडित थे, हिमाचल के थे, कुछ ज्योतिष जानते थे, इन्होंने कुछ उपाय बताए। तो उपाय बताए, तो उपाय बताने से वो आदमी का बच्चा ठीक हो गया। तो उसने बोला, पंडित जी आप किताब लिख दो रूपचंद जी को। तो उनके जो थे छोटे छोटे उपाय थे, जैसे कोई प्रॉब्लम है तो नदी में कोयला बहा दो। इस तरह की जो उस समय के जो प्रेवलेंट चीज़ें थी, जैसे हैंडपम्प से पानी लाओ। अब आपको पूरी दिल्ली में एक हैंडपम्प ढूंढना मुश्किल है। हैंडपम्प से पानी कहाँ से लाओगे आप? कुएं का पानी लाओ, कुआं कहाँ है यहाँ? तो उनके वो थे ना, वो कंटेम्प्रेरी उपाय थे।
और ये किताब मेरे को किसने दी थी, उर्दू से हिंदी में आई थी, तो इसके ऊपर मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में 84 में आर्टिकल लिखा था, लाल किताब का रहस्य, सीक्रेट ऑफ लाल किताब बुक, रेड बुक। उसके बाद भी बहुत पॉपुलर हो गई। अब तो ये इतनी पॉपुलर होगी पूछो मत, लेकिन इसको भी बैकग्राउंड से निकालने का काम मेरे था। पर ये एक्यूरेट है? देखिए, अगर लाल किताब वाला जानकार आदमी हो तो कुछ हद तक डेफिनेटली एक्यूरेट है। कुछ उपाय इसके हैं, टोट के टाइप उपाय हैं, वो लग जाए तो कमाल होता है। लेकिन मैं ऐसे लाल किताब वालों को जानता हूँ जो अपने बच्चों पे उपाय कर करके फेल हो गए, उनके उपाय नहीं चले। जैसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। अच्छा। औरों को तो बता देते हैं, हाँ जी, घर पे उसके उपाय नहीं चलते। अच्छा। ऐसे तो बहुतों को जानता हूँ। जैसे आप बात कर रहे हैं उपाय की, सपोज मेरी कुंडली में कोई दोष है कि सपोज शादी नहीं है या कुछ, तो इसके कोई रेमेडीज हैं जो हम देखो, अगर शादी डिनाइल है तो कोई उपाय नहीं है। अच्छा। अगर शादी डिलेड है तो उसका उपाय हो सकता है। डिनाइल मतलब डिनाइल कोई बंदा करना ही नहीं चाहता, एक ही बात है। अच्छा। होगी नहीं, आप करना नहीं चाहते। अगर शादी कुंडली में नहीं है तो फिर आप करना भी नहीं चाहते। हम ऐसा भी कह सकते हैं, आप करना नहीं चाहते इसलिए कुंडली में नहीं है। और कुंडली में है और करना नहीं चाहते, फिर कुंडली में है और करना नहीं चाहते तो फिर शादी हो जाएगी, पक्का से हो जाएगी। ऐसे हम बहुत लोगों को जानते हैं। अच्छा। बहुत जानते हैं। एक हमारी सिस्टर ही हैं, कजिन, हम दिल्ली में आए थे तो उनको बोलते थे तुम्हारी शादी, नो वे, नो वे, गो एंड टेल अदर्स, नो वे। और 3-4 साल का मुझसे बोलती मेरा बंदोबस्त करा दो शादी का। तो ऐसे तो बहुत देखी, जब कुंडली में है तो फिर तो आप नहीं कर सकते। तो मतलब हम फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर चेंज क्यों नहीं हो सकता है कि आपका कार्मिक प्रोसेस है। आपका कार्मिक प्रोसेस उस आदमी या उस औरत के साथ आगे बढ़ता है या घटता है, तो उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा अगर आपका जन्म है तो। कि आप सोशल एनिमल है, ह्यूमन सोशल एनिमल, आप इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकते, तो आपको करना ही पड़ेगा। तो प्रोसेस है, लेकिन अब युग भी बदल रहा है। 2 तरह की कुंडलियाँ होती हैं। एक तो कुंडली है जो है ही, एक युग से कुंडली होती है। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू न्यू एज ऑल टुगेदर। कुछ लोगों के हिसाब से तो हम द्वापर में हैं, हम कलयुग में नहीं हैं। और कुछ लोग अभी बोल रहे हैं कि अभी 21 मार्च 2025 को हम द्वापर में एंटर कर जाएंगे। एक अलग गणना है। द्वापर में? द्वापर तो वो नहीं था जिसमें कृष्ण जी थे? तो वो दोबारा कैसे? बताता हूँ। तो उसमें गणना कर जाएंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं हम त्रेता में गणना कर जाएंगे। वो मतलब पीछे जा रहे हैं और आगे जा रहे हैं। युग को तो हम आए सतयुग से, सतयुग से आए त्रेता में, फिर आए त्रेता से आए द्वापर में, फिर आए कलयुग से, कलयुग से फिर कलयुग में गए, फिर द्वापर में गए, फिर त्रेता में गए, फिर ऐसा प्रोसेस मूव्स लाइक। टाइम लीनियर है, जिंदगी राउंड में। टाइम इज लीनियर, टाइम तो आगे जाता है, लेकिन जीवन ऐसे नहीं जाता। जीवन तो पूरा राउंड में ही है। तो हम 21 मार्च को दोबारा द्वापर में जाने वाले हैं। ऐसा लोगों का मानना है। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि वी आर नॉट इन कलयुग। हम कलयुग में नहीं है। और हम भी कुछ लिख रहे हैं, तो किताब आएगी तो आपको भेंट करेंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि हम नहीं हैं। लेकिन ये सोचने वाले विषय है कि हम द्वापर में जा रहे हैं या हम त्रेता में जा रहे हैं। तो इस तरह का काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं करता। हमारे यहाँ तो 99 रुपीज़ में किताब ज्योतिष सिखाते हैं। ये गहरा ज्योतिष सो 99 रुपये वाला ज्योतिष नहीं है ये जो कोई गणना करना। जब मैं आपसे बोला कि 960 साल में एक नक्षत्र घूमता है, ये मैं नहीं समझता कि मैनी एस्ट्रोलॉजर्स विल बी अवेयर ऑफ दिस। एस्ट्रोलॉजर फॉरगेट, पब्लिक तो नहीं होती, क्योंकि हम ज्योतिष को बहुत गहरे में नहीं जानते। सिर्फ ये भविष्य बता देना इट्स नॉट ए ज्योतिष। जो पूरा कॉस्मोस को जानना ज्योतिष है, जो कॉस्मोलॉजी है, कॉस्मोस को जानना और वहाँ क्या क्या हो रहा है, वो एक गहरा विषय है। वहाँ इसलिए वो एस्ट्रोनॉमी को लोग नहीं पढ़ते। मैंने एक कहानी सुनी थी, अब मुझे नहीं पता वो कितनी सच है। एक राजा था जिसके भविष्य में लिखा था कि वो गरीब रहेगा, लेकिन वो हर सुबह सूर्य उठने से पहले जल चढ़ाता था, काफ़ी लोगों की सहायता करता था, पैसे बांटता था, और फिर एंड तक वो अमीर ही रहा, जो अपने कुंडली में लिखे हुए से विपरीत। तो फिर नई प्रिडिक्शन ये हुई कि क्योंकि उसने इतने सारे सूर्य देव को और बहुत सारे देवों को खुश रखा,
और वो जो उनकी कुंडली में लिखा था वो उस पर आ ही नहीं पाया क्योंकि सारे देव उससे खुश थे। तो ऐसे कोई रेमेडीज या उपाय हो सकते हैं कि हम उपाय तो बहुत कुछ होते हैं ना, ये भी एक उपाय हो सकता है। देखो जो वैदिक उपाय हैं, वैदिक जिसकी मैं चूँकि वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो हमारे भी उपाय ये हैं, मंत्र है, यंत्र भी उपाय है। मंत्र तो आप जानती हैं, यंत्र टेक्निक होता है। दीप दर्शन, यानी जैसे आजकल कुंभ का लग रहा है, तो कुंभ में जाके स्नान कीजिए। तो ऐसा बोलते हैं हम लोग, पूरा देश सनातन बोलता है कि आपके जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। तो जाना चाहिए कुंभ में? कुंभ जाना चाहिए, मौका है तो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो कुंभ है 144 ईयर्स के बाद हो रहा है। इसके बाद में कुंभ तो होते रहेंगे, लेकिन ये कुंभ जो हो रहा है महाकुंभ है। महाकुंभ है, तो महाकुंभ नहीं होगा। और इसके अलावा देव दर्शन होते हैं। फिर आप अगर देवता की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, देवी की साधना करते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ से आपको चेतना जागृत होती है। जब हम ये उपाय की बात करते हैं, मान लीजिए आप देवी की पूजा करते हैं, तो देवी माता की पूजा करेंगे तो देवी आपको अवेयर करेगी वही आप क्या कर रहे हो, आप ये रास्ता छोड़ो, इस रास्ते से आपको गड़बड़ है। तो अंदर से जो चेतना आती है वो देवता की कृपा से भी, तो आप अपना वो रास्ता छोड़ा और सही रास्ते पे आप आ जाते हैं। तो दिस इज हाउ उपाय वर्क्स। उपाय मैजिकल नहीं होते, मैजिक आप हैं, लेकिन प्रेरणा वहाँ से आ जाती है, इंस्पिरेशन वहाँ से आ जाती है। जैसे किसी ने मोटिवेशनल स्पीच सुनी हो, वो करना तो चाहता था लेकिन वो खुद को मोटिवेट नहीं हो पा रहा था, और किसी ने आइडिया लिया उससे, सामने वाले से, तो वहाँ से फिर वो उस खुद को मोटिवेट करना शुरू कर दिया। तो आई थिंक द सेम वे, जब भी हम कोई पूजा करते हैं, आप हनुमान जी की पूजा करें, दिल से पूजा करें, तो वो तो कहती है कि नासे रोग हरे सब वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो वहाँ पर कोई भी आपकी जो समस्या है, अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो सच बोला है, लेकिन आपको उनका पूजा पाठ जो भी करना होगा बड़े भाव से करना होगा, मनोयोग से करना होगा, मतलब से नहीं करना होगा। ऐसा नहीं करना होगा कि हनुमान जी आ जाओ सब दूर कर दो, आज लड़ाई चल रही है तो आज हनुमान जी बजाएं। हनुमान जी आ जाओ। ऐसे मेरे को एक छोटी सी कथा याद आ रही है कि वो एक बार तुलसीदास जी क्या कर रहे थे कि वो जा रहे थे, जल्दी में थे, तो उधर से एक लड़की आई, यंग थी, तो उसने बोला, तो पैर छुए उनके, तो उन्होंने बोला अखंड सौभाग्यवती रहो। तो रोने लग गई कि मैं तो, मेरे पति की लाश जा रही है, वो तो मर गया है। बोले मुझे नहीं पता भाई, मुझे कुछ नहीं पता, तुम जानो, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। और थोड़ी देर बाद उसकी लाश लेके जा रहे थे, पति खड़ा हो गया। क्या बात कर? हाँ, ये किस्सा मतलब नोटेड किस्सा है। वो खड़ा हो गया, जिंदा हो गया। ये बात अकबर को मालूम पड़ी, अकबर को ये बात मालूम पड़ी, तो उसने कहा कि तुलसीदास को तो बुलाओ, तो मैजिकल आदमी है। तो तुलसीदास आया नहीं, तो उन्होंने उसको बुला के अपनी कैद जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद रहे तो वहाँ पर उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुट सुधार, ये जो पूरा हनुमान चालीसा है वहाँ लिखा। और फिर उन्होंने 1008 बार पढ़ा खुद ही। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि वो पूरे फतेहपुर सीकरी में जहाँ अकबर का था, बंदर ही बंदर आ गए। ये मतलब नोटेड है, हिस्टोरियन फैक्ट है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ। बंदर ही बंदर आ गए, बंदर आके किसको झापड़ मारे, कुछ करें। तो अकबर बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा ये क्या हो गया, इतने बंदर कहाँ से आ गए, कभी उसके महल के ऊपर से नीचे से। तो किसी समझदार आदमी बताया उसको कि तुमने इनको जेल में रखा है ना, इनको बाहर करो। तब हुआ, तो जेल से बाहर किया, माफ़ी मांगी, ये हुआ। तो अगर ऐसे चमत्कार होते हैं, लोगों के साथ आज भी होते हैं, जो लोग करते हैं वो अपने संकट से बाहर निकल आते हैं। लेकिन अंत में जो भी आप पूजा करें, जो पाठ करें, उसके बाद में आपके अंदर जो भाव है उसे बदलना पड़ेगा। मतलब एक पूजा का भाव होना चाहिए, फिर करने का भाव होना चाहिए। आपको अपना पथ तो बदलना पड़ेगा ना। अगर इस रास्ते पे कंकड़ हैं, पत्थर हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, दीवारें हैं, तो कौन सा रास्ता है जो इधर से निकल के आगे पहुंचा देता है। आई थिंक दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। तो उपाय काम करते हैं। अच्छा। करने वाला लोग क्या है, हाँ, लेकिन हर कोई दूसरा मेरा उपाय कर देगा, ये थोड़ा सा मैजिकल है, लेकिन इतना मैजिक है नहीं इसमें। तो आपने कभी ऐसा देखा है, आपके पास कोई केस ऐसा आया है कि कोई बंदा गरीब था और वो उपाय कर करके अमीर बन गया या फिर सक्सेस हासिल कर ली? सिर्फ उपाय करके तो नहीं हुआ, उपाय के साथ में जो उसने किया,
मैं ऐसा मानता हूँ, मान लीजिए नग मान लो कोई पहनता है, मैं भी पहनता हूँ, कोई जेम्स पहनता है, तो वो कोई प्लेनेट आपकी कुंडली में कमज़ोर है, हाँ जी, प्लेनेट कमज़ोर है तो उसके जो एनर्जी है वो आपको नहीं मिल रही। ये जो हमारा ब्रेन है इसका भी अपना एक पूरा सिस्टम है। अगर कोई प्लेनेट कुंडली में कमज़ोर होता है तो वो ब्रेन में वो अवेयरनेस नहीं आती उस पर्टिकुलर एरिया से। ओके, तो आप एक में आदमी मिस्टेक कॉन्स्टेंटली करता जाता है। तो अगर उस नग को पहना मान लीजिए राइट हो, वेट राइट हो, तो फिर आपके पास में अवेयरनेस आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब अवेयरनेस आती है तो आप खुद ही अपना मार्ग मोड़ लेते हैं, अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। आपको जाना बॉम्बे पंजाब के रोड पे चले गए तो नहीं बचेंगे ना, तो आपको वहाँ से टर्न अबाउट तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, बट डेफिनेटली जो पहले आपको अवेयरनेस नहीं आ रही थी वो अवेयरनेस आपको उससे आ जाती है। इस तरह से फ़र्क पड़ता है। फिर कभी किसी का आशीर्वाद से फ़र्क पड़ता है। हम बोलते हैं माँ बाप का आशीर्वाद लो, किसी और का, संत महात्मा का लो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भी आपको सही रास्ते पे लाए। वो नग भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, कोई बात भी हो सकती है, कोई किताब भी हो सकती है, कोई मंत्र भी हो सकता है। जैसे तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद दिया था तो बिल्कुल दिया था। मेरे को तो उससे वही किस्सा याद आ रहा है। अभी मैं न्यूज़ में पढ़ रही थी कि एक बंदे को एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे उनका क्रियाकर्म करने, एक स्पीड ब्रेकर आया और वो जिंदा हो गए उछल के। हाँ, तो मतलब उनकी बीवी को किसी ने आशीर्वाद दिया होगा, भाग्यवती। हाँ, आशीर्वाद दिया तो होगा। पता नहीं, अब इसका साइंटिफिक, मैंने भी न्यूज़ पढ़ी थी, इसका साइंटिफिक तो शायद यही है कि जब कभी आदमी को हार्ट अटैक हो जाता है तो डॉक्टर्स भी आके हार्ट में मुक्का वक्का मारते हैं, तो जर्क लगा होगा, तो जर्क से भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या उसकी उम्र नहीं आई होगी, उम्र पूरी नहीं हुई होगी। तो मिरेकल्स तो होते ही रहते हैं। मिरेकल्स को तो आप नकार नहीं सकते। मैं तो ये भी मानता हूँ कि हम आप जिंदा यहाँ बैठे भी मिरेकल है। कोरोना के बाद में ये अपने आप में मिरेकल है, अगर हम समझें तो इट्स ए मिरेकल। कोरोना में बहुत सारे लोग चले गए जी, हम सब बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब है करो कोई जीवी तो मिरेकल ही है ना। हाँ जी, जो चले गए उनके लिए मिरेकल नहीं था, तो मिरेकल आर देयर। तो मतलब हमारा अगर कुंडली में कोई दोष भी है उसको हम अपने कर्मों के आधार पे सुधार, हाँ, कर्मों के आधार पर ही सुधार करेंगे। जो आपको उपाय बता भी रहा है वो भी उपाय भी आपको वहीं लेके जाएगा, रॉन्ग रास्ते से राइट रास्ते पे लेके जैसे दान हो गया। जब आप दान करते हैं और अपना हार्ड अर्न मनी का कमाया हुआ दान करते हैं, फिर आपके भाव आता है कि मैं दान कर रहा हूँ, मैं इस आदमी के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, इतना तो मैं कर पा रहा हूँ। तो जाहिर है कहीं उसकी वो भी आपको दुआ देता है, आपको किसका अच्छा करेंगे दुआ देता है। तो ये सिस्टम है जी, बड़ा सटलिटीज़ में चले जाते हैं हम। ऐसा नहीं काम करता है। अगर हर चीज़ काम करती है लेकिन सबसे ज़्यादा काम आप करते हैं। अगर आप में चेतना नहीं है। अभी एक आदमी का किस्सा मेरे को मालूम है, लड़का ही है, वो बहुत मोटा है, 150 किलोग्राम का है, और फिर उसको पता नहीं कैसे समझ आया कि मेरे को अपना वो वजन कम करना चाहिए, ऑपरेशन कराना चाहिए। ऑपरेशन कराया, उसके बाद फिर वो खाता है, वो 160 हो गया। तो अब आप क्या कीजिएगा? तो उपाय तो था, डॉक्टर ने तो उपाय किया, उससे मेरे चलना फिरेगा, तो उसने चला भी नहीं, वो खाना वाना शुरू कर दिया। अब वो कितना जिएगा राम के राम जाने। और डॉक्टर खुद घबराते हैं, उसको आता है तो पता है कर भाई, उसको 3-4 बंदे पकड़ के लाते हैं, पता आता भी नहीं। तो उपाय क्या करेगा? उपाय की सीमा है ना। ये हमारा 150 किलो का वजन का इंसान हंस रहा है बैठ के, कह रहे ये सेम उपाय तो मैं ढूंढ रहा था। तो उपाय खुद का होता है कि आई थिंक ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है कुछ लोग मैजिकल हों, कुछ कर देते हों, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उपाय जब तक आपकी चेतना में, आपकी कॉन्शियसनेस में बात नहीं आती, तो मैं नहीं समझता कोई उपाय काम करता है। और ये जितनी जल्दी आ जाए उतनी जल्दी फिर सारे उपाय काम करने लग जाते हैं। फिर अगर आदमी एक सिस्टम आदमी अडॉप्ट कर ले, जो भी मैं भी पढ़ रहा था कि जो भी लोग बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं तो उनके पास क्या होता है, फोकस होता है। जैसे अंबानी है, हाँ, जैसे आप 2 भाइयों ने देखे, मुकेश और अनिल अंबानी, एक ने अपनी दौलत 100 गुना कर ली और एक की दौलत कम हो गई। करेक्ट। तो ये भी उनके कर्मों के हिसाब से ही बात है। जब आपके कर्म खराब होते हैं तब फिर आपकी सोच भी खराब हो जाती है। इनको
अनिल जी को कोई ज़रूरत नहीं थी कि पॉलिटिक्स में आने की। पॉलिटिशियन आपके ऐसी जेब में थे, खुद ही एमपी हो गए। तो अगर बुद्धि खराब होती है तो कुछ भी होता है। बुद्धि खराब हो, पॉलिटिशियन आपकी जेब में, आपको क्यों पॉलिटिक्स में आना जी। आप आओगे तो फिर आपके साथ सब खराब हो जाएंगे। तो वहाँ से चीज़ें खराब होना शुरू हो गई। तो जब आदमी का बुरा वक्त आता है तो वो उल्टा काम करना शुरू कर देता है, और जब उसका अच्छा वक्त आता है तो फिर वो उल्टे काम से सीधे काम पर आ जाता है। तो आई थिंक हम आपसे बोल रहा था कि वो एंटरप्रेन्योर जो बड़े बड़े बनते हैं तो उनका जो पहला सूत्र है वो फोकस होते हैं। तो जो भी आदमी फोकस है और सिस्टमेटिक है, ऑर्गेनाइज्ड है, अगर वो कब उठता है, कब सोता है, कब खाता है, कब पीता है, उसका सारा ऑर्डर में है, तो फिर वहाँ डिसऑर्डर नहीं होता। उपाय का मतलब ही यही है। उपाय का मतलब एक्चुअली ये है कि जो डिसऑर्डर है आपकी ज़िंदगी का, उसको ऑर्डर में कैसे लाना, उसको सिस्टम में कैसे लाना। क्योंकि उपाय के लिए विधियाँ हैं ना, तो विधियों करने के लिए फिर आपका मन भी इन्वॉल्व होना चाहिए, आत्मा इन्वॉल्व होना चाहिए, दैट्स पॉसिबल। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जिनका हमें दिख रहा होता है कि एक सही कर्म नहीं कर रहे, लेकिन उनकी जो लाइफ है उसमें ऐशो आराम, फाइनेंसेस सब सही रहते हैं। ये मुझे समझ नहीं आता कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहाँ पे वो लोग पहुंच जाते हैं जिन्होंने, जो दिखता है कि दूसरों के साथ बुरा कर रहे हैं। हमारी ज्योतिष में 3 चीज़ें होती हैं, प्रारब्ध, वर्तमान और आगामी। प्रारब्ध जो हम करके आए, पास्ट बर्थ डीड्स सारी मिला मिलू के, वर्तमान हम जो कर रहे हैं, आगामी जो होगा मोटा मोटा। तो जिस आदमी की आप बात कर रही हैं, तो वो आदमी पूर्व में बहुत कुछ करके आया है, उसका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, रिच है, तो अपने बैंक बैलेंस में से खर्च कर रहा है वो, लेकिन चूंकि अब उसे जोड़ नहीं रहा वो, अब उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो हाँ तो 84 लाख योनियाँ हैं, अगली योनि में क्या करेगा वो, तो राम ही जाने। तो जो इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इसलिए आदमी को थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। और हमारी एक किताब भी है जिसमें हम नक्षत्र मेडिटेशन की बात करते हैं। तो अपने नक्षत्रों से अगर आप मेडिटेशन करें, बहुत तरीके हैं मेडिटेशन के, तो पतंजलि के तरीके हैं, औरों के तरीके हैं, हज़ारों तरीके हैं, लेकिन हमारा नक्षत्र का है। आप जिस जन्म नक्षत्र में पैदा होते हैं उसमें पैदा होने से आपके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं जिसके कारण आप इतनी तरक्की करते हैं। कुछ इम्पेडिमेंट्स होते हैं, कुछ कमियां होती हैं, वो आपको लेट डाउन करती हैं। तो नक्षत्र मेडिटेशन की टेक्निक ये है कि आपके पास जो अच्छे हैं उन्हें कैसे बेहतर किया जाए जी, और जो नेगेटिविटी है उसे कैसे डिस्कार्ड किया जाए। तो ये हमारी 40 मिनट्स की टेक्निक है, जिसमें 10 मिनट हम बोलते हैं प्राणायाम किया जाए, 10 मिनट में हाउ टू रिजुविनेट योर बॉडी एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज योर ब्रेन माइंड, फिर मेडिटेशन। तो ये प्रोसेस जो लोग करते हैं उनको बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि उससे बेसिकली अपने ही डिसऑर्डर को ऑर्डर में लाना है। ये प्रोसेस तो बेसिकली ये है, जब हम मंत्र करें तो अगर मान लीजिए कोई आदमी अभी प्रयागराज में जाता है, कुंभ में जाता है, तो क्या किस भावना से जा रहा है? सिर्फ नहाने से थोड़ी पुण्य मिलेगा, उसका भाव जो होगा कि अब मैं अपने सारे नेगेटिविटी यहाँ छोड़ने जा रहा हूँ, अब मैं नए तरीके से आ रहा हूँ। मैं आज ही गंगा से स्नान कर रहा हूँ, तो गंगा माँ की आशीर्वाद दे के जा रहा हूँ। जो मैंने किया वो तो यहाँ मैंने बहा दिया, अब मैं नहीं करूँगा, तब फर्क आएगा। मात्र नहाने से फर्क नहीं आएगा, वो तो फिर आपने कहीं भी नहा लिया, ऐसा हो जाएगा। तो जो साधु लोग आते हैं इस भाव से आते हैं, एक मौका मिला है ज़िंदगी में, 12 साल वेट करते हैं कि महाकुंभ होगा, वहाँ जाएंगे, तो फिर उनका धुल जाता है। अच्छा। आम आदमी का रिचुअल हो जाता है, जान पिकनिक टाइप, तो देखा देखी जा रहे हैं, मतलब एक्चुअली पिकनिक हो जाता है। तो नेगेटिविटी की जब भी बात करते हैं ना, हमारे दिमाग में कुंडली में सिर्फ राहु आता है, तो जिससे लोग बहुत डरते हैं कि राहु गलत जगह बैठा है। तो कुछ बता सकते हो आपको, राहु कौन से हाउस में हो तो बंदा नेगेटिव? जैसे मैं आपको बताऊँ, आपका राहु का जवाब देता हूँ। कुंडली में हर ग्रह आपका सत्यानाश कर सकता है। अच्छा। हर ग्रह, सूर्य भी कर सकता है, चंद्रमा भी कर सकता है। सूर्य कैसे कर सकता है? आपका इन्फ्लेटेड ईगो हो जाए तब बेवकूफ़ियाँ करें और अपने लोगों को दुश्मन बना लें। ये सूर्य है जिससे आदमी राजा बनता है, उसी से आदमी रंग बन जाता है। चंद्रमा जो है जिससे कि
एक आदमी पोइट बनता है, विचारक बनता है, थिंकर बनता है, फिलोसोफर बनता है, कवि बनता है। वही अगर बेवकूफ़ी करना शुरू कर दे तो अपना पतन कर सकता है। ऐसे ही मंगल है, आपका जो पराक्रम है, जो आपका प्रोग्रेस है, कहाँ दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है। ऐसे ही आपका बुद्ध है, इंटेलेक्ट का इस्तेमाल कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। एक बहुत बड़ा ग्रेट लॉयर हो जा सकता है, इकोनॉमिस्ट हो सकता है, वही एक स्टॉक एक्सचेंज में जाके सारा बर्बाद हो सकता है। ऐसे ही आपका गुरु है, गुरु आपको विजडम देता है, वही गुरु जेल में पड़े होते हैं कुछ समय के बाद। ऐसे ही शुक्र है जो आपको सारा वैभव देता है, इन्फ्लुएंस देता है, वही शुक्र आपको भीख मंगवाने में मजबूर कर देता है। वही आपका शनि है, आपको राजा से कहीं पहुंचा देता है। तो ये सारे ग्रह जितना अच्छा कर सकते हैं उतना ही बुरा करने की ताकत रखते हैं। अच्छा। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि हमने राहु केतु को पकड़ लिया। हमने कहा कि राहु केतु को पकड़ो तो राहु केतु से गड़बड़ हो जाएगी। राहु जो है, राहु इज एन इल्यूजन। तो आपका इल्यूजन या आपका शेडो आपके साथ चलती है। हर आदमी की शेडो उसके साथ चलती है। शेडो मीन्स इल्यूजन, आपका जो अंधेरा है। और राहु की खास बात क्या है, शेडो की खास बात क्या है कि शेडो लाइट में तो विजिबल हो जाती है और अंधेरे में लुप्त हो जाती है, ख़त्म नहीं होती। सही है। जैसे मान लीजिए सनराइज से देखें, सनराइज के सामने आप खड़े हो जाएंगे सवेरे तो आपकी जो छाया है आगे की तरफ होगी और शाम को पीछे की तरफ होगी। और इसी बीच में कई और फिगर हो जाती है। ये सारे इल्यूजन्स हैं। हाँ जी। इनको इल्यूजन है। दिन के 12 बजे ही आप और आपकी छाया बराबर होते हैं। तो ये छाया के साथ है और इसलिए छाया जो है वो आपको बड़ा, या इल्यूजन जो है वो कंफ्यूज करता है। रात्रि में छाया को बहुत सुकून है। रात्रि को पकड़े अंधेरे से, अंधेरे में होने वाले सारे कामों से, फ्रॉम सेक्स, चोरी, डकैती, मर्डर, ऑल दैट। तो इसके लिए आपको डार्कनेस चाहिए और वहाँ आपको राहु काफ़ी मदद करता है। राहु आपका काफ़ी सपोर्ट हो जाता है कि ये सारे काम कर। नहीं, राहु छुपता मतलब ख़त्म नहीं होता है। तो आपका शेडो जो है, आपका जो अंधकार है, आपका जो इल्यूजन्स है, दैट इज़ राहु। अब उस इल्यूजन को आप कैसे समझते हैं और जब नहीं समझते हैं तो राहु आपके लिए खराब कमाल कर देता है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि राहु अगर कुंडली में अच्छा हो तो आपको औरों के जो कन्फ्यूजन है वो नज़र आते हैं। कोई अगर आदमी आपके साथ में गड़बड़ कर रहा हो वो दिखना शुरू हो जाता है। आपको पता लग जाता है कि ये आदमी मेरे साथ धोखा करेगा। अच्छा। तो यू बिकम अलर्ट बिफोर टाइम। और अगर आपका राहु कमज़ोर हो किसी भी घर में तो सामने वाले का धोखा नज़र नहीं आता। सामने वाले का जो षड्यंत्र है वो आपको दिखता नहीं। तो आप कहते हो राहु खराब है, हम कहते हैं आप खराब है, क्योंकि आप उसके षड्यंत्र को समझ नहीं पा रहे। तो जब आपने कहा राहु खराब है, तो राहु कौन से हाउस में होना चाहिए कि वो खराब माना जाए? राहु कहीं भी खराब हो सकता है और कहीं भी अच्छा हो सकता है। अच्छा। अगर जनरली बोले तो अगर राहु आपके लग्न में हो, मान लीजिए राहु लग्न में हो और राहु एफ्लिक्टेड ना हो तो आदमी को सामने वाले का मन समझ में आ जाता है। सामने वाला उसके पास आता है तो उसको पूरा दिख जाता है, वो पूरा उसके सामने उसको एक्सरे दिखता है उसका कि आदमी है क्या। और अगर राहु वीक हो, उल्टा हो, तो सामने वाला आपका एक्सरे दिख लेगा। ओके। तो ये है। तो राहु थोड़ा सा एक अलग विषय है, इस पर आप अलग से फोन प्रोग्राम कीजिएगा। राहु मेरा बहुत प्रिय विषय। अच्छा। और इसको बहुत, तो अगला पॉडकास्ट हम राहु के कर लीजिएगा, उस पर कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम उसको राहु को समझ सकते हैं कि राहु के नाम पे धंधा हो रहा है। हमारे यहाँ बोलते हैं कि राहु का काल सब योग होता है, ये होता ही नहीं। ओके। काल सब योग ऐसा होता है कि मान लीजिए यहाँ राहु है, यहाँ केतु है, आमने सामने होते हैं, इस तरफ ग्रह हैं या उस तरफ है। ये तो एक टेक्निकल उसकी डेफिनेशन थी। अब क्या है कि पहले तो 2 प्रकार के होते थे। शुरू में जब 40 साल पहले मैं ज्योतिष करता था 2 प्रकार। अब कोई बोलता है 120 प्रकार के, अब बोलता है कि 1 लाख प्रकार के हो गए। तो कोई चांस तो बचा नहीं राहु के ना होने का। अब उसके ऊपर धंधा होता है। अब तुम्हारा राहु खराब है, अब राहु की शांति हो जाएगी। राहु की शांति के कई मंदिर बन गए पूरे देश में। मैंने एक पहले जैन टीवी करता था तो मैंने वहाँ शनि पे प्रोग्राम किया था।
मैंने बोला शनि जो है मानवता का मित्र, एकमात्र मित्र शनि, द फ्रेंड ऑफ ह्यूमैनिटी। अच्छा लोगों ने उसको बोल दिया फ्रेंड ऑफ ह्यूमन, तो मंदिर हो गए इतने सारे। जी तो जितने मंदिर आप इस देश में देखती हैं, पहले 2-3 थे, आज से 20-22 साल पहले। जी एक तो शिरडी का था, एक यहाँ इधर मथुरा के पास कहीं था, कोसी के पास था, ऐसे 3-4 थे। अब ऐसा कोई शहर नहीं है जिस शहर में 100-200 प्राचीन मंदिर ना मिले। तो ये षड्यंत्र हो गया। तो मैंने बोला तो शनि अलग विषय है कि आप गलती करें और फिर आपको सजा ना मिले, ये शनि नहीं होने देगा। तो शनि इज अनदर टॉपिक। एक तो शनि जब हम शनि आते हैं ना दिमाग में, तो हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा उन्हें खुश करने के लिए हम उन पे तेल और ये दाल चढ़ाएं। उसका भी कोई रीजन है कि हम तेल ही क्यों चढ़ाएं और कुछ क्यों? नहीं, हर ग्रह का अपना अपना एक वो है दान का तरीका है। अच्छा तो आप बृहस्पति के दिन तेल नहीं चढ़ा सकते, जुपिटर को तेल नहीं चढ़ा सकते। वहाँ तो आपको पीले वस्त्र चढ़ाने पड़ेंगे, पीले फल चढ़ाने पड़ेंगे, पीले भोजन चढ़ाने पड़ेंगे। कुछ भगवान है जिन पे अल्कोहल चढ़ाते हैं। हाँ, वो है, क्या नाम है, भैरव बाबा है। हाँ जी, भैरव बाबा चढ़ाते हैं। तो भैरव बाबा जो हैं शिव के रुद्र हैं, तो शिव के रुद्रों में अलग अलग है। ये बड़ा डीप टॉपिक है, क्योंकि वहाँ पर अल्कोहल चढ़ाना भी उचित है और वहाँ पर प्रसाद, दूसरी जगह प्रसाद चढ़ाना भी उचित है। तो ये जो इंडियन फिलॉसफी है और एस्ट्रोलॉजी है, या ये पूरा हमारा वेद पुराण है, ये थोड़ा गहरा विषय है। इसको ऐसे ही हल्के में मैं तो नहीं कर सकता कि राहु खराब है हर किसी का। तो राहु के साथ में, राहु इतना जितना खराब बता दिया उतना है नहीं। हाँ, उसका इस्तेमाल हो रहा है, मतलब उससे लाभ हो रहा है, वो व्यक्तियों का लाभ हो रहा है। राहु को या जिससे पीड़ित है राहु, उसको लाभ तो नहीं हो रहा। जो उपाय बता रहा है उसको लाभ हो रहा है, उपाय वाले को तो रिच हो रहा है। तो शायद उसके कर्मों में ऐसा लिखा होगा। तो ऐसी कोई कहानी भी है कि कोई भी कहानी कि इनको रुद्र रूप में हम अल्कोहल ही क्यों चढ़ाएं, या फिर शनि को हम तेल ही क्यों चढ़ाएं, या फिर शनि को जो तेल चढ़ाने का गहरा मतलब था, वो गहरा मतलब ये था कि पहले ज़माने में, थोड़ा पहले हम जाएं तो जो ब्राह्मण लोग थे उनका काम था पूजा पाठ करना, पढ़ाना लिखाना, सेवा भाव करना, और बाकी सब लोगों का काम था, राजा से लेकर वणिक से लेकर राजपूत से लेकर शूद्र से लेकर सबका काम था कि ब्राह्मण की सेवा करना, उसको भोजन पानी देना। तो बेसिकली शुरुआत तो ये हुआ था कि उसको आप क्या दोगे ब्राह्मण को, बाकी तो आपसे मांगता नहीं। तो शनिवार के दिन आपके पास ब्राह्मण आया, आपने तेल दे दिया, दाल दे दी, ये दे दिया, तो उससे उसका घर चलता था। दैट वाज द पर्पस कि वो आपसे बाकी तो कुछ मांगता नहीं। तो आपने उसकी मदद कर दी, जिससे उसका घर चलने लगा। उसको आपसे भीख मांगने की जरूरत नहीं, आपने ऑटोमेटिक कर दिया। एक ज़माना था बुद्ध के ज़माने में, उससे पहले भी, जब आदमी भिक्षा पात्र लेके जाता था तो सामने वाला भिक्षा देता था। अब आप किसी घर में जाके भिक्षा मांगेंगे तो आपको लड़ना मारेगा। गए ज़माने, तो चीज़ें बदल जाती। तो कहानी इस तरह से कहानियाँ शुरू हुई थी। और आपने और किसका पूछा था? जैसे हाँ, उनका अल्कोहल। जो भैरव बाबा हैं, भैरव बाबा जो है वो शिव के 11 रुद्र हैं, उसमें एक हनुमान जी भी है। तो हर रुद्र का एक अलग काम है। रुद्र का मतलब है जो शिव के क्रोध से पैदा हुआ, रौद्र, रौद्र रूप, रौद्र से रुद्र हो गया। तो उनका जो रौद्र रूप था, उस रूप में वो सब चीज़ें जायज़ हैं। वो एक अलग सिचुएशन में क्रिएट होती हैं। एक ज़माने में राक्षस लोग बहुत शक्तिवान हुए थे, ब्रह्मा जी से सारे लेके आते थे वरदान, और सबसे पहले इन्हीं को तंग करते थे। एक तो वो थे भस्मासुर जी, वो तो शिव की पत्नी भी निकाह रख ली थी, मालूम होगा ना, सुना होगा ना? मुझे नहीं सुना। एक भस्मासुर थे, तो भस्मासुर था, ठीक है, ज़्यादा सम्मान से बात कर रहा हूँ उनके प्रति। क्योंकि उन्होंने शिव जी से वरदान लिया कि भाई मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं मरूँ नहीं। बोले ऐसा तो नहीं हो सकता, क्या करूँ? बोले कि जिसके सर पे हाथ रखूँ भस्म हो जाए। मैंने कहा चल ठीक है। अब थोड़ी देर बाद क्या देखा है कि उन्हें पार्वती देखी उनको, उसको लगा बड़ी सुंदर है। तो उसने कहा इनके साथ क्या करेंगी, ये तो जटाधारी है, हाँ जी, मैं ज़्यादा राक्षस शक्तिशाली हूँ। तो हाथ लेके शिव जी के पीछे चल दिया वो शिव जी आगे आगे, वो पीछे पीछे।
और करते करते वो विष्णु लोक पहुँचे। तो विष्णु से बोले कि क्या कर दिया भाई साहब आपने, ये क्या पंगा ले लिया। बोले ये पीछे पड़ गया मेरे, मैं इसको रोकता हूँ। तो उन्होंने विष्णु जी ने एक बहुत ही सुंदर नारी का रूप रखा और उसके साथ बातचीत करने लगे कि भाई ऐसा कर, मेरे साथ नृत्य भी कर, ये भी कर, वो भी कर, फलाना भी कर। राक्षस होते ना, बुद्धि नहीं होती, तो करते करते उसने बोला अहम भस्मास्मि, तो मैं भस्म हो जाऊँ। तो उसने अपने सर पे हाथ रखा, भस्म हो गया। तो कई सिचुएशन में ज़रूरी है, हर सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है। हर आदमी के लिए अल्कोहल तो बिल्कुल गलत है, ना होना भी नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ क्यों है वो अलग सिचुएशन है। कई देवी के कामाख्या वगैरह में वहाँ है, वो अलग सिचुएशन है, वो एक धर्म का विषय हो जाता है। और मेरे को लगता है मेरे को अपने ज्योतिष के विषय पर रहना चाहिए। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं ज्योतिष के विषय पर ज़्यादा अच्छा रहता है। पर इस आपकी कहानी से मुझे ये समझ आया कि जो हमारे विष्णु भगवान थे काफी नटखट थे, हमारे विष्णु रूप में भी। विष्णु भगवान जी हमारे बिल्कुल चतुर भगवान थे, वो उन्हीं के फल रूप में वो आए थे कृष्ण जी। हाँ जी, तो उसमें पूरी चतुरता आपको देखने को मिलती है। तो वही मेरे को आपकी बातों से कृष्ण जी आए हमारे दिमाग में। तो उनके पास सारा हिसाब किताब है। तो ये जब हम इसकी बात करते हैं ना रेमेडीज की, तो हम जैसे आपने बोला लाल किताब में उन्होंने पुराने तरीके से रेमेडीज बताई हुई थी कि कोयला बहा दो, पर आजकल तो हमें कुआं, कोयला और ये सब दिल्ली में देखने को नहीं मिलता। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी रेमेडीज भी चेंज हो गई हैं। चेंज हो गई। जो लाल किताब वाले वो नदी में बहा दो, नदी में नहीं, हमारे एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें, एस्ट्रोलॉजी में तो हमारे बेसिकली जो था ना, जो वो सेम ही है। जैसे देव दर्शन था, हाँ जी, किसी तीर्थ करने चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, या कामाख्या चले जाओ, या महादेव के जितने भी वो हैं, देवी के हैं, वो अलग अलग स्थान है, वहाँ चले जाओ। साउथ में कई बहुत सारे मंदिर हैं, चिदम्बरम वगैरह। आप गए हैं हर जगह? हाँ, मैं काफ़ी जगह गया हूँ। तो वहाँ चले जाओ, तो वहाँ जाके एक शांति मिलती है, मन में बदलाव आता है। तो बेसिकली आदमी को खुद बदलना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं नहीं बदलूंगा ना, तो फिर अब तब तक मामला बदलता नहीं है। तो हम पूरा अगर ब्रॉड पिक्चर देखें तो हम सब कुछ हमारे अंदर से ही निकल के आ रहा है, हमारे अंदर से हमारे कर्म, हमारे रेमेडीज, वही सब कुछ हमारे अच्छे व्यवहार से ही बदल रहा है, हमारे से करना आ रहा है। सामने वाला हमको मदद कर रहा है कि ऐसा करो, तो उसके करने के पीछे जो भाव है, हमको पूरा बदलाव लाना पड़ेगा, मेरे अपने भीतर बदलाव लाना पड़ेगा। और जब तक मैं बदलाव नहीं लाता हूँ, मैं बदलता नहीं हूँ। मैं तो ऐसा मानता हूँ। लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं किस्मत बदल दूंगा, भाग्य बदल दूंगा। ये आई थिंक बातें हैं। ऐसा किसी का भाग्य आदमी बदल देगा तो फिर उसको दुकानदारी करने की क्या ज़रूरत है? अपने बदल के बैठ जाए। नहीं, तो अपना बदलो, बैठो, चुपचाप बैठो, हमें किसकी क्या ज़रूरत है करने की? अपने बदल। लेकिन भाग्य बदलता है, भाग्य कर्म से बदलता है। और आदमी जब अपना उसका कर्म और सिस्टमेटिक हो जाता है, तो आदमी कुछ भी कर सकता है। मेरा ज्योतिष ऐसा नहीं है कि जो लिखा है वही होगा। जो लिखा है वो तो है ही, मैं चाहूँगा तो मैं दोबारा लिख लूँगा। हाँ, तो मेरा ज्योतिष वो है, हर आदमी अपना भाग्य खुद लिख सकता है, प्रोवाइडेड उसके पास में एक सिस्टम हो, एक फोकस हो, उसका मेडिटेशन हो, उसकी कॉन्शियस क्लियर हो, वो किसी देवी देवता को मानता हो, अच्छे कर्म करता हो, औरों के प्रति उसके पास एम्पैथी हो, कंपैशनेट हो। ये सारे कर्म काम हो तो क्यों नहीं कर सकता? मैंने आपके बारे में ये भी पढ़ा था कि आपने जब हमारे नरेंद्र मोदी जी या फिर डोनाल्ड ट्रंप या फिर बराक ओबामा, इनका भी प्रिडिक्शन कर दिया था कि ये पावर में आने वाले हैं। हाँ, मोदी जी का किया था मैंने 2014 में, इनका भी किया था, डोनाल्ड ट्रंप का भी किया था। और ये कैसे करा? इनकी बिना कुंडलियाँ मिल जाती हैं। अच्छा, इनकी कुंडलियाँ विदेश के लोगों की तो मिल ही जाती है। विदेश के आदमी तो जनरली हॉस्पिटल पैदा होते हैं ना, हमारे यहाँ तो हॉस्पिटल पैदा होते हैं, पहले तो घर में पैदा हो जाते थे, हम लोग घर में पैदा हुए थे। तो अब तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो उनके रिकॉर्ड होते हैं जो पैदा हुए, और उनकी कुंडलियाँ होती हैं, और वो जानना भी चाहते हैं। बराक ओबामा के बारे में बोलते थे उनके पास हनुमान जी का मूर्ति है। हाँ, वो बोलते थे ना, क्योंकि मूर्ति जेब में रखते हैं। तो आस्था तो हर जगह है, विश्वास कहाँ नहीं है? कौन कौन विश्वास नहीं करता? जब तक ह्यूमैनिटी है तब तक विश्वास तो रहेगा। और इनका हेल्थ भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई हेल्थ और प्लैनेटरी पोजीशंस में भी कोई ऐसा मेल है कि प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग हमारी हेल्थ। राजीव गांधी की डेथ को प्रिडिक्ट किया था, वायलेंट डेथ को,
और ये रिकॉर्डेड है मेरा, मतलब ये अखबार में भी आया था। मैं एडिटर के पास गया, उसको लिखा, मैंने कहा इनका अंत आ गया, ये नहीं रहेंगे। तो उसने मुझे डराया, मैं तो बहुत यंग था, कि आप ऐसा मत लिखो, आप थोड़ा घुमा फिरा के लिखो। तो मैंने बोला द बिगेस्ट नेशनल लीडर विल बी किल्ड इन बाय टेररिस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। रिकॉर्ड है मेरा। तो पता लग जाता है, पता लग जाता है। और जब उनका ऐसा हुआ तो मुझे दुख हुआ था, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़, अ जॉब इज़ लाइक दैट। अभी मैं वहाँ बोल के आया था रशिया में, कविता भी हमारे साथ थी। जब वहाँ के रशिया चैनल नंबर 1 ने हमको बुलाया था लास्ट ईयर, तो उन्होंने बोला था कि ये जो यूक्रेन और इसका युद्ध है रशिया का, ये नवंबर में इस ख़त्म होने की बात होगी, लेकिन होगा नहीं। अप्रैल आते आते ख़त्म हो जाएगा या ख़त्म होने के कगार पर होगा जी। तो ये मैं प्रेडिक्शन भी करके जा रहा हूँ आपके यहाँ। यूक्रेन रशिया का युद्ध अप्रैल के बाद नहीं चल पाएगा, 2025 यहाँ बोल लो। आज हमारे चैनल पे प्रेडिक्शन हुई है, अब हम अप्रैल में देखते हैं कि कैसा जा रहा है माहौल, और उम्मीद है कि अब खत्म ही हो जाएगा। अब आपने बोल दिया तो अब तो होना ही पड़ेगा। करेंगे तो भगवान जी, लेकिन यस मैंने बोल दिया, मेरा काम बोलना है, मुझे बोलना चाहिए तो बोल दिया मैंने। अच्छा, सपोज किसी की कुंडली में लिखा है कि ये वाली, जैसे मैं बात करूँ कैंसर की, किसी की कुंडली में लिखा है कि इसको बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम आने वाली है, उसका कोई आप रेमेडी बता सकते हो कि कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं? अगर पहले से ध्यान रखा जाएगा तो अवॉइड किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, और या उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, ये तो किया जा सकता है, इट्स पॉसिबल। ऐसा हम कई लोगों को बताते हैं, और कई लोग जो समझ जाते हैं उनको फ़र्क पड़ता है। तो मैं पहले के ज़माने में तो इतना नहीं होता था, मेंटल इलनेस जैसे डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, पर आजकल के ज़माने में हम बहुत सारे लोग देखते हैं जिनको डिप्रेशन हो जाता है। ये वाली चीज़ अगर हमारी कुंडली में पता कर सकें तो इसका क्या इलाज है? देखो, डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हैं। एक तो जो हमारा लाइफस्टाइल है वो अपने आप में ही बहुत अजीबोगरीब है। ना हमारा उठने का तरीका, ना सोने का तरीका, ना खाने का तरीका। जो हम फूड खाते हैं, फास्ट फूड दुनिया भर में चलता है, और वो भी सारा सिस्टम है। और दूसरा, इतना आदमी जो भी कॉर्पोरेट में काम करता है, इतना क्राइसिस में रहता है कि उससे अपनी लाइफ का पता ही नहीं होता। तो एंग्जाइटी, और ये तो कुछ तो दुनिया की दी हुई चीज़ें हैं, कुछ कुंडली से होती हैं। कुंडली में अगर आपका मून खराब हो, मून से हम मन की बात करते हैं, माइंड, तो इफ़ यू आर अ फिकल माइंड और कमज़ोर माइंड के आदमी है तब आपको दिक्कत होती है। कई बार आपका जो मरकुरी होता है उससे हम आपका इंटेलिजेंस जो है उसको नापते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। कई बार आदमी अपने ही इंटेलिजेंस से परेशान होता है, उसका अपना इंटेलिजेंस ही, उसका अपना इमेजिनेशन, मून से उसका अपना इमेजिनेशन। तो ये अगर सारे ग्रह खराब हों, और फिर कहीं राहु केतु ने इन लोगों को एफ्लिक्ट किया हो, राहु केतु बुध को और मून को एफ्लिक्ट कर देते हैं, सन को भी कर देते हैं। ये एक राहु केतु का दोष हो सकता है। तो जब उसको दोष कर देते हैं तो वो, मान लो सन को उसने एफ्लिक्ट कर दिया, तो सन से जो, सन मीन्स आपका विल पावर, आपका पर्सनालिटी, आपका पूरा सोच विचार, आपकी रेपुटेशन, आपका पूरा व्यक्तित्व, वो सारा हम देखते हैं। तो वो एक उसमें दिक्कत आती है। और अगर मून एफ्लिक्ट हो तो फिर आपका जो मन है वो कंफ्यूज हो जाता है, आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, या बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, परेशान करने लग जाते हैं। केतु हो तो आप घबराहट हो जाती है, तो फियर, आपका फियर साइकोसिस। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये तो डेफिनेटली असर करती हैं। कुंडली में क्लियर कुंडली आदमी की अक्सर नहीं होती, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई कमी होती है, एफ्लिक्शन होता है। और एफ्लिक्शन अगर बढ़ जाए, और कुछ तो सर्कमस्टांसेस जो हमारे यहाँ एक और पॉइंट है, देश, काल और परिस्थितियाँ। हम किस देश में हैं? देश तो चलो भारत है, लेकिन वो भारत नहीं जब शास्त्र लिखा गया था, टाइम तो है ही नहीं। वो वी आर इन ए वेरी फास्ट डायनामिक, और डायनामिक अब तो जेट स्पीड में है, वो भी टाइम नहीं रहा। पहले स्टेगनेंट में थे हम। और देश काल और परिस्थितियाँ, सर्कमस्टांसेस, तो सर्कमस्टांसेस आल्सो हैव ए बिग इन्फ्लुएंस ऑन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। जैसे हम बात करें शाहरुख खान जी की, वो पैदा तो गरीब परिवार में हुए थे और फिर अमीर हो गए। हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है एक कुंडली में उनका
लाइक कौन कौन सी ज़रूरत होती है किसी बंदे का, जैसे एक डेट हो गया, एक टाइम हो गया, एक प्लेस ऑफ बर्थ हो गई, अगर उसका नाम ना पता हो हमें तो भी हमारी वो कुंडली बन सकती है? हाँ, आराम से, कोई नाम की ज़रूरत नहीं, नाम की ज़रूरत नहीं। तो अगर मैं आपको कोई एक कुंडली ला के दूँ और आप उसमें सारा प्रेडिक्शन कर दो और वो अंबानी की कुंडली है, ठीक है। तो उस कुंडली को देख के बिना नाम के आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये आदमी मिलियनियर, एकदम कर बिलियनियर, एकदम कर सकते हैं। कोई एक तो ये हो गया फाइनेंसेस हमारे कौन से प्लैनेट हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं? देखिए, फाइनेंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट दैट इज जुपिटर। ओके। तो जुपिटर धन देने वाला है, बाकी तो सारी धन देते हैं, लेकिन धन का जो कंट्रोलर है वो जुपिटर है। और दूसरा प्लैनेट जो है वो वीनस है। वीनस एफ्लुएंस का है, लेकिन धन से भी संबंध है। एफ्लुएंस कहाँ से आएगा, बिना धन के तो आएगा नहीं। तो ये दो प्लैनेट मेन है। बाकी हर प्लैनेट धन देता है और हर प्लैनेट धन छीन लेता है, उल्टा है। तो आप अभी उल्टा मामला है। तो अगर अभी हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे होंगे, कोई ऐसा तरीका बता सकते हो कि वो अभी अपनी कुंडली में देख के बता दे कि उनका फ्यूचर जुपिटर अगर इस हाउस में है तो ये उनका फाइनेंशियल कंडीशन होने जा रहा है फ्यूचर? देखो, अभी आपके प्रश्न का उत्तर अलग तरह से दे रहा हूँ। 2025 14 मई को जुपिटर अतिचारी हो रहा है, यानी फास्ट फॉरवर्ड मोड में हो रहा है। कौन से डेट को? 14 मई 2025। ओके। और इट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर कंटिन्यूसली 8 ईयर्स। तो इसी की बात कर लेते हैं। तो 2025 14 मई इस साल जुपिटर अतिचारी हो रहा है और अगले 8 साल तक रहेगा। जो भी नौजवान मेरी बात सुन रहे हैं, अगर वो अपने 8 साल का प्लान करें तो दुनिया को बदल सकते हैं। ओके। और जुपिटर इस समय सब कुछ देने के मूड में है और सबसे ज़्यादा धन देने के मूड में है। लेकिन धन कब देगा? जब आप धन के लायक हो जाएंगे। उसको आपको ये दिखता है कि इस आदमी धन के लायक हो गया तो वर्षा कर देगा। एक आध दिन की बात नहीं है, मैं 8 साल की बात कर रहा हूँ। तो क्या एक उपाय है कि 14 मई से शुरू कर दें? 14 मई तो बाद में आएगी, अभी से शुरू कर दें। अभी से शुरू कर दें। अपना पूरा प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइज करें, अपने को फोकस करें, सिस्टमेटिक करें, मेडिटेशन करें, ध्यान रखें हेल्थ का। ये सारे काम करें तो जुपिटर हेल्थ भी देगा, वेल्थ भी देगा और जीवन में जो भी आप चाहते हैं वो आपको देगा। 8 साल कोई बहुत लंबा समय नहीं होता यंग आदमी की उम्र में, एज में ज़्यादा लंबा समय नहीं होता और वहाँ पर बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। तो ये जुपिटर पूरी दुनिया को बदलने आया है। आप चाहें तो आप अपने को बदल सकते हैं। एक आध दिन का मत सोचिए, लंबा सोचिए। थिंक फॉर ए डेकेड। ओके। और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा प्लैनेट कौन सा? जुपिटर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हेल्थ के लिए भी और बहुत अच्छा होता है। फाइनेंस के लिए अच्छा होता है। तो मतलब दोनों ही 14 मई, दोनों में ही अगर कोई मान लो दिक्कत है, हेल्थ इशू है, उसको एड्रेस कीजिएगा प्रॉपरली। यू कैन डू दैट। और अपने फाइनेंसेस को एड्रेस कीजिएगा, आप कमाल कर सकते हैं। और अगर आप ठीक से चलेंगे तो गरीबी तो छोड़िए, आप औरों का अमीर बना देंगे। तीसरी चीज़ है हमारा रिलेशनशिप, जो किसी की भी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। तो रिलेशनशिप का कौन सा एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होता है? देखिए, रिलेशनशिप ऑल्सो कम्स अंडर जुपिटर, सरप्राइजिंगली, क्योंकि जुपिटर मीन्स एक व्यवस्था, सिस्टम। जुपिटर मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। जुपिटर मीन्स एक समाज, एक सोसाइटी, एक सिविलाइजेशन। ये सब जुपिटर के काम है। तो सोसाइटी भी कहाँ होती है? जब एक मतलब आपका माइंड मैचिंग होती हो, आपकी विचारधारा मिलती हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो एक दूसरे के साथ और एक दूसरे कंसर्न हो। हाँ जी। तो उसमें भी जुपिटर का बड़ा रोल है। जुपिटर मीन्स एक सिस्टम। जुपिटर को गुरु बोलते हैं हम। गुरु मीन्स गुरु के साथ रह के सारे अच्छे काम होते हैं। तो ये गुरु आपकी सेवा करने आया है आकाश में और इसका इस्तेमाल कीजिए। मेरी किताबें भी आ रही हैं, वो तो बाद में बात करूँगा मैं। नहीं, आप मेरे को बताइए ना कौन सी किताब आ रही है, ताकि हम उसको पहले आज आने के बाद बात करूँगा। एक किताब तो हमारे पास ये रखी है, बी योर ओन एस्ट्रोलॉजर। जी, तो रखी। इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पढ़ के मैं अपने बारे में खुद ही बता पाऊंगी। हाँ, बता पाओगे। और ये किताब अमेज़न पे अवेलेबल है और विजडम ट्री ने इसको पब्लिश किया था और ये किताब आई थी 2002 में। ओके। वो अभी तक चल रही है। तो इस किताब से पढ़ के कोई भी घर बैठे अपना एस्ट्रोलॉजर बन सकता है? हाँ, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी के बारे में सारे क्लियर हो जाएंगे। ये दूसरी किताब मैं सोच रहा हूँ
किसी ने मुझे बोला था जब तक छप ना जाए बोलो मत, मैं चुप हूँ। तो इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। तो हमारे जल्दी आ जाएगी तो आपको जल्दी बताऊंगा। तो जब भी हमारा अगला पॉडकास्ट होएगा जो हम राहु केतु पे करने वाले हैं, जी तो उस टाइम पे हम ये किताब का जिक्र करेंगे, डन है। देखेंगे उस किताब को। ठीक है सर, कुछ आखिरी 2 क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हमारे 2025 में अगर हम प्रिडिक्ट करें पॉलिटिक्स का, तो कैसा होने वाला है इंडियन पॉलिटिक्स? अच्छा होने वाला है, काफ़ी अच्छा होने वाला है। और मेरे को नहीं लगता कि दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल आसानी से आ जाएंगी, नहीं आने वाले। उनके चांस बहुत कम है, उनके चांस बहुत कम है। और पॉलिटिक्स काफ़ी ठीक चल रही है, हिंदुस्तान काफ़ी अच्छा कर रहा है, फाइनेंशियली अच्छा कर रहा है, पॉलिटिकली अच्छा कर रहा है, एंड आवर कंट्री इज़ इन गुड हैंड्स, सो आई थिंक दैट्स ए गुड थिंग, अच्छा है। और दिल्ली के लिए अगर हम बात करें तो कौन सी पार्टी मजबूत लग मेरे को रही है? लगता है बीजेपी विल डू बेटर, और सरकार बनाएगी तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, केजरीवाल की पार्टी मे नॉट कम। और कांग्रेस? कांग्रेस तो ऐसे ही है। कांग्रेस में भी वो चेतना नहीं आई, वो अपने को अभी चेतना नहीं, इसमें चेतना नहीं आई, अभी नहीं। और अगर हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करें तो कोई ऐसे वॉर्स और प्रिडिक्ट हो सकते हैं? ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं अगले 8-10 सालों में, और पूरा स्ट्रक्चर बदलने वाला है। यही मेरी किताब है, इसकी हम आगे से बात करेंगे अगली बार। अच्छा, आखिरी प्रश्न हमारा यही रहेगा हमारी जनरल पब्लिक के लिए कि कोई एक एडवाइस जो वो इस साल करें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो। देखिए, ये जो साल है ये है 2025, इसका टोटल नंबर हुआ 9। 9 नंबर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। हमारे नंबर 1 से शुरू होकर 9 पे ख़त्म होते हैं, और 9 नंबर जो है वो मंगल का नंबर है, मार्स का। मार्स मीन्स एक्शन। एक्शन 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है इम्प्रॉपर एक्शन, एक होता है प्रॉपर एक्शन। जो भी आदमी प्रॉपर एक्शन करेगा 2025 उसका आमूलचूल परिवर्तन कर देगा, रेडिकल चेंज कर देगा उसकी ज़िंदगी में। तो आपका एक्शन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, और एक्शन के पीछे पूरी थिंकिंग, प्लानिंग। मैं पढ़ रहा था कहीं पर, तो कोई बोल रहा था कि अब्राहम लिंकन ने बोला शायद कहीं कि इफ़ आई वांट टू कट ए ट्री, तो मैं 6 घंटे तक, आई वांट टू कट ए ट्री इन 8 आवर्स, देन 6 आवर्स तक मैं अपने एक्स को शार्पन करूँगा और 2 घंटे में काट दूँगा। तो आई थिंक दैट्स ए वेरी गुड वे टू एंड दिस इंटरव्यू, कि आप अपने एक्सिस को या ब्रेन को शार्पन कीजिए और चुटकी मार के रिजल्ट ले लीजिए। दैट्स द मेथड, इट वर्क्स। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो से जुड़ने के लिए। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी पॉडकास्ट था जिसमें हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। हमारे अगले पॉडकास्ट में हम और डेप्थ में बात करेंगे और अच्छे से हम प्लैनेट्स के मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप घर बैठे जज कर पाओगे कि आपकी कुंडली में क्या दोष है और क्या अच्छी चीज़ें हैं। फाइनेंसेस आप घर बैठे जज कर पाओगे, अपनी हेल्थ कंडीशंस आप घर बैठे जज कर पाओगे। प्लीज़ जुड़े रहना हमारे शो के साथ, भविष्यवाणी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे शो में आने के लिए, बहुत ही मज़ा आया। और आई होप ये आपके सबके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था ये पॉडकास्ट। और हम अब स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल हैं, अगर आपको सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट सुनना है तो प्लीज़ फॉलो भविष्यवाणी ऑन स्पॉटिफाई। थैंक यू।